तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे 10th क्लास का चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ध्यान से सुनेंगे और इस पूरे वीडियो में हम सारी चीज कवर करेंगे 10 से 12 मिनट में। तो ये कहानी शुरू होती है एक लड़की से। आप जानते हैं जब किसी छोटे बच्चे का फ्रेंड्स नहीं होता है तो वो सेल्फ टॉकिंग करता है और अपनी फीलिंग को शेयर करने के लिए किसी को जरिया बनाता है। तो ये कहानी एक ऐसी लड़की की है। जर्मनी में जब हिटलर का रूल था, उसके कोई फास्ट फ्रेंड ना होने की वजह से एक लड़की अपना फ्रेंड डायरी को बनाती है और डायरी में सारी फीलिंग को शेयर करती है। तो किस तरीके से कहानी को डिस्क्राइब किया गया है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है इस तरीके से, क्योंकि जब वो लिखना शुरू करती है तो वो विचार कर रही है कि लिखना 13 साल की बच्चे को किसी को भी पसंद नहीं आता है, ये स्ट्रेंज थिंग है। एक 13 साल के बच्चों को अगर डायरी लिखने के लिए बोला जाए, ये थोड़ी सी अजीब सी बात होती है, कोई भी चीज को पसंद नहीं करता। लेकिन फिर भी जो एन फ्रैंक थी वो चाहती थी कि उसका कोई एक फ्रेंड हो, और फ्रेंड ना होने की वजह से वो डायरी को अपना फ्रेंड बनाती है। जो उसके दिल में होता है वो सारी चीजें लिखने की कोशिश करती है। और वो एक चीज समझती है कि पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होता है इंसान की अपेक्षा। किसके पास? पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होता है, ठीक है, इंसान की अपेक्षा। क्योंकि पेपर में कुछ भी लिखते जाइए, कुछ भी आप उस पर बर्डन करते जाइए, पेपर कभी रिप्लाई नहीं करता, पेपर कभी थकता नहीं है, ठीक है, कभी आपको अपोज नहीं करेगा। ये एन फ्रैंक बोल रही है। फिर जब एन फ्रैंक थोड़ी सी डिप्रेस थी और घर में बैठ के बोर हो रही थी, तो उसने सोचा तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक फ्रेंड बनाना चाहिए। और वो फ्रेंड किसको बना रही है? डायरी को। तो एन फ्रैंक बोल रही है कि मैं बिल्कुल पूरी तरीके से अकेली नहीं हूं। मेरे घर में 16 साल की एक बहन है जिसका नाम मार्गोट है, और मेरे मम्मी पापा हैं, बहुत स्वीट दादी है, और लगभग लगभग 30 ऐसे मेरे रिश्तेदार हैं कुल मिलाकर के, कि ये सब इनको मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं पूरी तरीके से अकेली तो नहीं हूँ। लेकिन जो एक खास दोस्त होता है जिसको मैं अच्छी बुरी बातें मैं सब शेयर करूं, वो नहीं है। बस वो मेरे लिए फ्रेंड्स की कमी महसूस होती है। फिर क्या करती है? फिर कह रहा है केवल एक दोस्त की वजह सब लोग मेरे पास हैं। तो इसलिए वो क्या करती है? लिखने की कोशिश करती है, लिखना शुरू कर देती है। किसमें? डायरी में। जिसको 13वें बर्थडे पे डायरी मिली थी, ठीक है, उसको उठाती है। फिर बोलती है कि जो डायरी है वो अपना दोस्त बनाती है। उसको क्या नाम देती है? कि ये तो मेरी किटी है। किटी का मतलब, ठीक है, प्यारा कोई दोस्त। फिर वो बोल रही है कि मेरे पिताजी हैं, वो एडोरेबल है, बहुत अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने शादी 36 साल की उम्र में करी थी। और जबकि मेरी माँ की आयु कितनी थी? 25। एक एक पॉइंट जो मैंने डिस्क्राइब किया ना बेटा, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब मेरे डैडी की उम्र 36 साल नहीं होगी तब तक उन्होंने शादी नहीं करी। ठीक है, जबकि मेरी मदर की एज कितनी है? 25 ईयर है, ठीक है ना। और जो मेरी बहन है मार्गोट, जब उसका जन्म हुआ था वो स्थान था फ्रैंकफर्ट। और फ्रैंकफर्ट कहां पर है? जर्मनी। जर्मनी में एक शहर है फ्रैंकफर्ट। तो फ्रैंकफर्ट में इसका जन्म होता है 1926 में। और जबकि एन का जन्म होता है 12 जून 1929। लगभग 3 साल का फर्क है, यानी उसकी सिस्टर लगभग 3 साल बड़ी है। 26 में बहन का जन्म हुआ है, 29 में एन फ्रैंक का जन्म हुआ है। कह रहा है जब तक वो 4 साल की नहीं हो गई, जब तक उसकी 4 साल की नहीं होगी तब तक वो, ठीक है, अपने वहीं रही थी दादी के साथ। और कह रहे हैं कि जब समय आगे बीता तो उसके पिताजी चले जाते हैं काम के संबंध में हॉलैंड। कहाँ चले जाते हैं बेटा? हॉलैंड। दूसरे शहर में चले जाते हैं। जर्मनी से कहाँ चले जाते हैं? हॉलैंड में चले जाते हैं 1933 में। 1933 में हॉलैंड में जाते हैं। फिर इसकी मदर है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक। ये भी, ठीक है, सितंबर में अपने हस्बैंड के पास चली जाती हैं। यानी हस्बैंड चले गए हॉलैंड, और फिर इनकी वाइफ भी चली गई एडिथ। अब कौन रह गया? दोनों बहनें रह गई। लेकिन दोनों बहनें अकेली रह गई हैं। फिर इनको भेज दिया जाता है दादी के पास। और दादी कहां पर है? आचिन में। तो दादी आचिन में है, तो दोनों बेटियों को कहां भेज दिया जाता है? आचिन के पास भेज दिया जाता है। भाई उनके टेकिंग केयर के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। और वही, ठीक है, यंग लड़कियों को कौन अकेला छोड़ेगा? ठीक है, वैसे ही वहां पे ज्यूज लोगों को लेकर के प्रॉब्लम चल रही थी जर्मनी में। तो आंच में भेज दिया जाता है।
फिर होता है जो मार्गोट होता है, वो भी दिसंबर में मम्मी पापा के पास चली जाती है, दिसंबर में वो भी अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। फिर एन का भी नंबर आता है, फिर वो भी फरवरी में वो अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है, ठीक है, फरवरी में। फिर वहां पर इसका एडमिशन होता है एक स्कूल में, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। कौन से स्कूल में एडमिशन होता है बेटा? मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में इसका बर्थ होता है। जब तक कि वो 6 साल की नहीं हो गई थी। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो सेपरेट होती है, स्कूल को छोड़ के जाती है, तो एक टीचर होती है मिसिस क्यूपेरस, इसके साथ बड़ा अटैचमेंट होता है, इन दोनों के साथ बता एक इमोशन बॉन्ड हो जाता है, क्योंकि क्यूपेरस भी एन को पसंद करती थी, एन भी बहुत लाइक करती थी क्यूपेरस को। जब वे बिछड़ रहे होते हैं दोनों के ही, ठीक है, दिल में एक अलग फीलिंग थी, ठीक है, हार्ट ब्रेकिंग फीलिंग थी, बहुत सैड महसूस कर रहे हैं कि दोनों अलग हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्लास लगभग 5-6 क्लास की थी ना, तो दूसरे स्कूल में से जाना था। जो हेड टीचर थी ना, उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि एन फ्रैंक वहां से जा रही है, ठीक है, दोनों की आंखों में आंसू थे। ओके, फिर जो दादी होती है ना, दादी की तबीयत खराब हो जाती है, 1941 में इनका ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन की वजह से दादी की तबीयत खराब होने की वजह से वो अपना सेलिब्रेशन सही से नहीं करती है, यानी बर्थडे अच्छे से नहीं बनाती है। क्यों? क्योंकि 1941 में दादी का ऑपरेशन हुआ है। अब घर में कोई व्यक्ति परेशान होता है तो क्या आप खुशी मनाओगे? क्या नहीं बनाओगे भाई, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। जो शार्प टाइप का बच्चा होगा ना, वही बनाएगा, किसी खुशी हो रही होगी कि देखो यार चलो कोई दिक्कत नहीं, हम तो जा रहे हैं अपना मौज करने। इसका मतलब वो बॉन्ड फीलिंग वाला नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है, 1940 में, ठीक है, इनका ऑपरेशन तो होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1942 में दादी की हो जाती है डेथ। लेकिन जनवरी में जब इसका बर्थडे आता है, ठीक है, यानी जनवरी में जब मर जाती हैं दादी, फिर जब बर्थडे आता है तो बर्थडे की जो कैंडल केक वगैरह काटा जाता है। लेकिन एन फ्रैंक बहुत अटैच थी अपनी दादी के साथ, तो अपने बर्थडे की कैंडल के साथ साथ अपनी दादी की मिसिंग हुई कैंडल जला रही होती है। मतलब 2 तरह की कैंडल जला रही है, एक तो अपने बर्थडे केक की और एक दादी की मेमोरीज में, ठीक है, श्रद्धांजलि के लिए, ठीक है, ट्रिब्यूट करने के लिए। 1942 की ये बात है। आगे अब क्या हो रहा है कि ये तो उन्होंने बताया चैप्टर में कि ये चीज हुआ, अब आ रही है डायरी में पूरा सीन लिखने का। अब डायरी में लिख रही है, और टाइम क्या है, सबसे पहले देखो डायरी में कैसे लिखेगी, पूरा सीन होगा, ठीक है। पहले डेट लिखते हैं, डे लिखते हैं, फिर डियर डायरी लिखते हैं ना। फिर वो लिख रही है वहां पे कि अभी आज का दिन क्या है, 20 जून 1942, यानी 20 जून 1942 का टाइम है, और डे कौन सा है, सैटरडे। डायरी राइटिंग मैंने लिखाया था ना, पहले क्या लिखते हैं, पहले, ठीक है, आप डेट डालते हो, फिर आप डे लिखते हो, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अब वो पूरी लिख रही है, पूरी डायरी में आज का दिन मैं लिख रही हूं, और आज का दिन मैं शेयर कर रही हूं इस डायरी के माध्यम से कि क्लास का माहौल पूरी तरीके से टेंशन में है। तो पहली बार डायरी में क्या लिख रही है, अपनी क्लास को लेकर लिख रही है कि क्लास का माहौल पूरी टेंशन में है, क्योंकि हमारा रिजल्ट आने वाला है। डायरी में क्या लिखते हो, कोई अनोखा दिन ही तो लिखते हो, कोई अनोखी घटना ही तो लिखते हो। तो एन फ्रैंक अपनी क्लास की बात लिखना शुरू कर रही है डायरी में, और कह रही है कि क्लास का माहौल एकदम डरा हुआ था, अफरा तफरी वहां हो रही है, सब लोग टेंशन में है। क्यों? क्योंकि उस दिन रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट आने वाला था, और सब लोग मीटिंग कर रहे हैं, सब लोग चर्चा कर रहे हैं, कौन फेल हो जाएगा, कौन पास होगा, कौन आगे जाएगा, कौन उसी क्लास में रह जाएगा। ये सब बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं। और यानी एक मेरी फ्रेंड है जी एन और मैं जो बेंच में बैठे थे, तो पीछे 2 लड़के थे जिसका नाम है सी एन और जैक। जो मेरी सीट के पीछे कौन है, सी एन और जैक। वो आपस में बहस कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं वो, ठीक है, बैट लगा रहे, बैट का मतलब बिल्कुल शर्त लगा रहे हैं, कौन आगे बढ़ेगा, कौन नहीं बढ़ेगा, कौन क्लास में रह जाएगा, ये दोनों बैट लगा रहे हैं, ठीक है। और ये भी दिमाग में था कि भैया जी कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि लगभग क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं, 1/4 बच्चे ऐसे हैं जिनको तो आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है, वो क्लास में रहना चाहिए। लेकिन टीचर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में कुछ कहना बिल्कुल भी जायज नहीं है कि भैया ये क्या कर सकते हैं। मतलब कि ये टीचर 1/4 बच्चों को आगे भी पहुंचा सकते हैं, ये पीछे भी रख सकते हैं, इनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। भैया जी इनके बिहेव को कोई जज नहीं कर सकता। वास्तव में भाई टीचर किसमें मेहरबान हो रहा है, किसको नंबर ज्यादा दे रहा है, किसको कम दे रहा है, कुछ पता रहती है क्या? वो टीचर सब जज करता रहता है पूरी साल, कौन सा बच्चा क्या काम कर रहा है, ठीक है। कभी किसी बिहेवियर से टीचर खुश होता है ना, किसी की पढ़ाई से खुश होता है ना, किसी के मैनर से खुश होता है, राइट। तो वही कह रहा है कि टीचर कैसा व्यक्ति है, एक अनप्रिडिक्ट है, कल्पना नहीं कर सकते ऐसा आदमी होता है टीचर, होता है ना। वही कह रहा है कि लगभग जो 1/4 बच्चे होते हैं ना, वो लगभग फेल होने चाहिए, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते, भैया टीचर पास भी कर सकते हैं, ये कह रहे हैं।
आगे वो कह रहे हैं कि भैया जी हम बिल्कुल, अब कह रहे हैं देखो दोनों कह रही हैं कि एन फ्रैंक कह रही है देखो हम तो बिल्कुल श्योर हैं, मैं भी बिल्कुल श्योर हूँ और मेरी दोस्त दोनों श्योर हैं क्योंकि हम तो पढ़ाई करते हैं, हम तो अच्छी वाली पढ़ाई करते हैं, हम दोनों श्योर हैं। लेकिन डर केवल एक विषय में लग रहा है। एक विषय कौन सा है? वो विषय केवल मैथ का। मैथ में थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि जो हमारे टीचर है ना मिस्टर की सिंह, वो डेंजर मतलब बहुत बूढ़े किस्म के आदमी है और पुरानी सोच के आदमी है और वो मुझसे नफरत भी करते हैं साथ, मतलब वो मेरे को पसंद भी नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मैं क्लास में ज्यादा बातचीत करती हूँ। तो डायरी में लिख रही है कि हमारी स्कूल में टोटल 9 टीचर हैं, जिसमें से 7 टीचर कैसे मेल हैं और 2 टीचर कैसे हैं फीमेल हैं। और मेल में से एक टीचर मैथ के कीसिंग है जो पुराने मतलब बूढ़े हैं और पुराने ख्याल के आदमी हैं और मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। और मुझे कोई डांट पड़ती रहती है, मैं बात करती रहती हूँ चपड़ 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 और मुझे डांटते रहते हैं, मुझे हमेशा मेरे पे चिल्लाते रहते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि और इतना ही नहीं, वो मेरे को एक्स्ट्रा होमवर्क भी दे देते हैं, ये लिख के लाओ वो लिख के लाओ। एक बार की बात तो ये है, तो उन्होंने एक बार मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया किसके ऊपर? चैटर बॉक्स के ऊपर लिखने के लिए दिया। किसके ऊपर? चैटर बॉक्स के ऊपर के एन फ्रैंक तेरे को एक ऐसे लिख के लेके आना, एक्स्ट्रा होमवर्क में तो ये दे रहा हूँ तो मैं ये करके लेके आना। उस टॉपिक का नाम क्या था? चैटर बॉक्स। अपनी कॉपी निकालती है, कॉपी में कॉपी के ठीक है टॉप पेज पे लिख लेती है, ये वो घर के लेके आना है। तो जब अपने घर पहुंचती है, घर पहुंचने में जब उसको सारा काम कर लेती है तो उसकी नजर जाती है कि ठीक है मिस्टर किसिंग ने मेरे को ये होमवर्क दिया है। फिर उसके ऊपर सोचना शुरू करती है, सोचती है क्या करती है क्या नहीं करती है। तो लगभग सोचने विचारने के बाद 3 पेज उसमें लिखती है। कितना पेज लिखती है? 3 पेज उस ऐसे के ऊपर लिखती है जो मिस्टर किसिंग ने दिए। और क्या लिखती है? बात करना तो विद्यार्थियों का गुण होता है। ये एन फ्रैंक कह रही है ये तो इनका गुण होता है और इसको कोई नहीं छीन सकता बच्चों से। कितना भी कोई टीचर डांटे फिर भी बात करते रहेंगे, बच्चा मानेगा थोड़ी ना। ये तो उनके अंदर इनबिल्ड होता है, ये इनसे कोई नहीं छीन सकता। और इतना ही नहीं, मेरी मम्मी तो बतूनी थी, मेरी मम्मी बहुत सारी बातें करती हैं, इसलिए जो मुझे अपने मम्मी पापा से मिला है बातचीत करना। ये लिख रही है ठीक है एन फ्रैंक अपनी डायरी में। ठीक है, ये मुझे कहां से मिला है? अपने अपने पूर्वजों से मिला है, अपने मम्मी पापा से ये चीज मुझे मिली है। और ये चीज पढ़ करके थोड़े से जो मिस्टर कीसिंग है वो भी उनको थोड़ी हंसी सी आ जाती है, बताइए कैसी लड़की है कि ये बच्चों का गुण है, बच्चों का एक ट्रेड्स मान विशेषता मानी जाती है बातचीत करने के लिए। फिर वो थोड़ा सा क्या करते हैं, एक और इनको टॉपिक देते हैं, एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं। क्या टॉपिक का नाम है? एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, ना सुधरने वाला चैटर बॉक्स, मतलब बतूनी। तो एन फ्रैंक भी समझ जाती है कि बार बार पे मेरे ऊपर ये मेरे ऊपर टॉपिक दे रहा है, मतलब चैटर बॉक्स किसको कह रहे हैं? ये मेरे को कह रहे हैं। वो भी समझ गई थी। फिर वो लिख के लेके जाती है। फिर अगला एक और टॉपिक देते हैं किसके ऊपर? क्वैक क्वैक क्वैक। पर एक तीसरा ऐसा लिखने के लिए देते हैं एन फ्रैंक को। एन फ्रैंक भी दुखी हो गई है कि सर जी मान नहीं रहे, मेरे को डेली डेली इतना सारा काम दे देते हैं, तो तीसरा ऐसे लिखने के लिए क्वैक क्वैक क्वैक। लेकिन इस बार वो पूरा मन बना चुके थे, जिस तरीके से मेरा मजाक बना रहे हैं मैथ वाले सर और बार बार पे मेरी तरफ इशारा कर करके चीज मुझे दे रहे हैं, मुझे भी कुछ सोचना, मुझे अलग करना चाहिए। फिर वो मदद लेती है अपने दोस्त की। किसकी मदद लेती है बेटा? अपने फ्रेंड की वो मदद लेती है। और उसकी फ्रेंड का नाम क्या होता है? सैन, SANNE। ठीक है, सैन। और वो सैन एक ऐसी फ्रेंड थी जो पोयम में अच्छी थी, पोइट्री बहुत अच्छी लिखती थी। तो सैन से पूछती है, सैन मुझे कुछ ऐसी पोइट्री बताओ ठीक है जिससे कि मुझे सर पे लिखना है और इससे रिलेटेड हो। फिर वो पोयम लिखती है किसके ऊपर? वो बताती है एक मदर होती है डक यानी बतख, और एक फादर होता है स्वयं मतलब हंस, और इसके 3 बच्चे होते हैं डकलिंग्स। यानी मदर डक, फादर स्वान और इसके 3 बच्चे डकलिंग्स। तो होता क्या है कि जब ये तीनों बच्चे ना दिन भर क्वैक 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 करते रहते थे, मतलब बहुत ज्यादा शोर शराबा करते रहते थे, और इतने शोर शराबा करते थे तो भाई साहब स्वान हो गए दुखी। ये पोयम में लिख रहे हैं कि होता क्या है कि एक फैमिली में 3 बच्चे हैं और स्वान है और डक है। तो स्वान जब भी होता था सामने, ये बच्चे हमेशा परेशान करते थे भाई साहब क्यों 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 कर करके। तो एक दिन उसको इतना भयंकर गुस्सा आया, तीनों को मार दिया। तीनों को उसने क्या कर दिया? मौत की घाट उतार दिया। क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या करते रहते थे? बात करते रहते थे। क्या करते रहते थे? बात करते रहते थे। तो जब ये पोयम लिख के ले गया तब उसने मिस्टर कीसिंग ने पढ़ा, मिस्टर कीसिंग को बहुत ही हंसी आ गई। तो इसका मतलब ये स्वान किसको बताया है? ये स्वान बताया है मिस्टर कीसिंग को। और डकलिंग कौन है? ये डकलिंग बच्चे हैं, क्लास में बात करने वाले हैं। मतलब किसी दिन ऐसा नहीं हो कि मिस्टर कीसिंग भाषा उधर उधर के मारे, खुदा खुदा के मारे, इसलिए अच्छा ये है ठीक है चुप होना शुरू हो जाए। तो मिस्टर कीसिंग को हंसी आ जाती है और ये पोयम सारे स्कूल में सबको सुनाते हैं, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया था ये बच्चे सुधरने वाले नहीं है। और तभी से उनका सिनेरियो चेंज हो गया, उन्होंने अपनी चीज को सुधार लिया कि मतलब कि
मतलब ये बच्चे है ही ऐसे ही हैं, इनका ट्रेड्स होता है, हम कितने भी कोशिश कर ले वो बात करना बंद नहीं करेंगे, ठीक है। और वो भी अपने जोक्स वगैरह कहना शुरू कर देते हैं क्लास में, वो भी मजाक की किस्म के मूड में वो आने लगते हैं। फिर बच्चों को उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, टॉकिंग करना अलाउ कर दिया थोड़ी बहुत। अब ऐसा नहीं कि हर किसी को डांट रहे हैं, नहीं, जब जो पोयम वगैरह सामने आई उनका मूड थोड़ा सा चेंज हुआ, कह रहा है ये नहीं मानेंगे, ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए, वो थोड़ा सा नरम हो गए, फिर बच्चों को अलाउ कर देते हैं, ठीक है। तो ये कहानी यहीं पे उन्होंने क्या कर दी थी, खत्म कर देते हैं। और इस कहानी में सीख क्या मिलती है, इस कहानी में सीख ये मिलती है, ऑलवेज स्टे होपफुल, ठीक है, हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए, बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए, एंड बिलीव इन गुडनेस विद एवरीवन, और हर व्यक्ति की अच्छाई पर हमें विश्वास रखना चाहिए कि ठीक है, जो अच्छाई है वो हमेशा हमारे काम में आती है। तो ये थी आपकी स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। सारी चीज मैंने डिस्क्राइब की है, कोई भी पॉइंट इस चैप्टर में से मैंने छोड़ा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए, इस पूरे सिनेरियो में से बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है।